जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है JPR क्लासेस बाग बहार में। मैं राहुल यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने बताया है कि आपको अपने चैनल का विषय वस्तु हम लोगों ने बताया है और उस विषय वस्तु के अनुसार ही हम लोग अपना कार्य कर रहे हैं। और उसके कारण हम लोग आज ऐसे शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं, ऐसे शख्सियत के बीच में हैं जिन्होंने हमारा भी बहुत मार्गदर्शन किया है और इनके सानिध्य में रह करके हम लोगों ने ही ये मुकाम हासिल किया है। और सर की सादगी को देख ही रहे हैं, हम लोग गाँव से बिलोंग करते हैं और सर ही बहुत सज्जन और सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे लिए और पूरे समाज के लिए भी, क्योंकि इनका बहुत विशेष योगदान रहा है और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उन्होंने काम किया है एज ए लेक्चरर। तो सबसे पहले हम जानते कि सर का नाम श्री रामफेर यादव जी हैं और ये एज ए लेक्चरर भी कार्य कर चुके हैं और वेस्ट बंगाल में ये एज ए लेक्चरर काम किए हैं सर। तो सर के बारे में हम थोड़ा सा बताने के बाद अब सर से ही हम जानते हैं कि सर की स्कूलिंग कैसे हुई, कहाँ से हुई और फिर उसके बाद फिर आगे जानते हैं। हम लोगों का ज़माना ऐसा था जब पैदल जाकर के पैदल ही स्कूल जाना पड़ता था। मैं बहुत छोटा सा था, मेरे पिताजी रत्ना शुगर मिल में काम करते थे। मुझको साइकिल से ले जाकर करते थे। और प्राइमरी की जो मेरी शिक्षा थी वह जग्गू राम के नेतृत्व में हुई, वही उस समय प्रधानाचार्य थे। इसके बाद और सारे हेडमास्टर आए, उन लोगों ने भी मुझको कुछ सिखाया। प्राइमरी का तब सेंटर हुआ करता था, सलादपुर एक गाँव है, वहाँ हमारा सेंटर था। हम लोग वहाँ जाकर के परीक्षा दिए थे। इसके बाद हमने क्लास 6 में मिडिल स्कूल में एडमिशन लिया। मिडिल स्कूल की दूरी हमारे यहाँ से 9 किलोमीटर, शाहगंज 9 किलोमीटर है। हमारे कुछ और साथी थे जो सुमाडी से पैदल पढ़ने आते थे, जो कि मेरे समझ से 14-15 किलोमीटर, सागर से 14-15 किलोमीटर। तो हम लोग पैदल ही जाते थे। पर खाने के लिए थोड़ा सा घर से गमछा उस समय चलता था, गमछे में बांध लेते थे अपना दाना वगैरह, जो कुछ भी मिल जाता था उसको बांध दिया करते थे और फिर चले जाते थे। हमारे मास्टर साहब उस समय मिडिल स्कूल के राय साहब थे, मनी राम राय, बहुत ही कड़े थे। अगर 1 मिनट देर हुई, प्रेयर आप ना अटेंड कर पाए तो मार खाना पड़ता था। लेकिन बहुत सुंदर पढ़ाते भी थे। सहीर मौलवी साहब थे, वो भूगोल पढ़ाते थे। मैथमेटिक्स हेडमास्टर खुद पढ़ाते थे, हिंदी भी वही पढ़ाते थे। तो इस तरह से पैदल आकर जाकर 3 वर्षों तक, फिर मिडिल स्कूल की परीक्षा में हमारा सेंटर सेंट थॉमस रहा। सेंट थॉमस वो भी शाहगंज में ही है। इसके बाद वहाँ से फिर पब्लिक इंटर कॉलेज में आए, 9th में एडमिशन लिए। वहाँ तो बड़े अच्छे अच्छे शिक्षक हमको मिले। उसमें हिंदी के फूलचंद द्विवेदी का नाम उल्लेखनीय है। सीताराम यादव बायोलॉजी के टीचर थे, बहुत ही अच्छे थे। पांडे जी थे, वो केमिस्ट्री पढ़ाया करते थे, वो भी बहुत ही अच्छे थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो वहाँ से हमने इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट करने के बाद फिर चले गए चंदेश्वर, एक आजमगढ़ में डिग्री कॉलेज आज तो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है वो, वहाँ से हमने BSc AG किया। और BSc AG करने के बाद ही कुछ दिनों के बाद हमारा अपॉइंटमेंट हो गया एज ए मार्केटिंग इंस्पेक्टर। लेकिन मुझको वो नौकरी अच्छी नहीं लगी, पता नहीं क्यों नहीं अच्छी लगी। अब उसमें क्या अवगुण थे या आप लोगों को क्या बताऊं, बताना उचित भी नहीं है।
लेन देन वाले मामले सब थे। हाँ, मैंने उसको रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके फिर घर चला आया। घर आने पर मेरे एक दोस्त थे, तो B.R. पांडे, वो एक दिन मुझसे मिले और कहने लगे कि यार बड़ी अच्छी पोस्ट थी, तुमने हमारे यहाँ से रिजाइन कर दिया। हमने कहा यार मैं सोचता हूँ कहीं अगर लेक्चरर हो जाऊँ, क्वालिफिकेशन थोड़ी सी बढ़ा लूँ तो अच्छा होगा। इसके बाद उन्होंने कहा चलो शाह-ए-ताल चल गए। शाह-ए-ताल में तो अमृत बाजार पत्रिका उस समय एक न्यूज़पेपर आता था, उसमें हमने देखा वेस्ट बंगाल से वहाँ निकली हुई। वेस्ट बंगाल से उसको हमने, तब तो ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ था नहीं, अपनी सर्टिफिकेट की कॉपी, हाँ, और एक एप्लीकेशन उसके साथ हमने भेज दिया। हाँ, परीक्षा भी हुई, उसके बाद मेरा अपॉइंटमेंट भी हो गया। अपॉइंटमेंट होने के बाद मैंने देखा ऐसी जगह अपॉइंटमेंट हुआ है, बहुत गजब का गांव, दामोदर नदी के किनारे, बिल्कुल दामोदर नदी के किनारे। और इसके बाद जो है एक जंगल भी था, सांपों की भरमार थी वहाँ। मैंने देखा बच्चे यहाँ से बंगला बोलते हैं, मैं कैसे पढ़ाऊँगा, लेकिन मैंने कोशिश किया। वैसे तो मैं इंग्लिश में पढ़ाया करता था, लेकिन लोअर क्लासेस जो थे वहाँ बड़ी परेशानी होती थी। तो अगर कहिए तो बच्चों ने मुझको सिखाया और मैंने बच्चों को सिखाया बंगला। मेरे एक दोस्त थे पुरोहित, तो उन्होंने कहा भाई बंगला मैं तुमको सिखा दूँगा। हमने कहा ठीक। काफ़ी खरीदी उसके लिए, किताब खरीदी उसके लिए, और इसके बाद बंगला मैंने पढ़ना शुरू किया। 8-10 महीने के बाद कुछ बंगाली मैंने सीख लिया। लड़कों की जो शरारत होती थी उसको भी मैं समझता था, क्योंकि मैं बंगला जानता नहीं था। तो इसलिए कभी कभी कोई लड़का क्लास में ही थोड़ी बहुत शरारत भी कर दिया करता था, लेकिन अब मैं वो समझने लायक हो गया था। इसके बाद मेरे बहुत सारे दोस्त थे। निर्मल पाल, वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, बाद में प्रोफेसर हुए डिग्री कॉलेज के बरहमपुर में। इसके बाद 1 वर्ष के बाद, नहीं सॉरी 2 वर्ष के बाद मुझको एक ऑफर मिला डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन वेस्ट बंगाल, उनके यहाँ से मुझको उड़ीसा जाना पड़ा। उड़ीसा जाने के बाद मैंने अपनी सारी पढ़ाई वहाँ भी की। वहाँ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं फिर आया लेक्चरर होके, और इसके बाद वहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो गया। मैं चला गया मेदिनीपुर। मेदिनीपुर में भी कुछ दिनों तक था मैं। इसके बाद मेदिनीपुर से मेरा ट्रांसफ़र हो गया बीरभूम। बीरभूम में मैं काफ़ी दिनों तक रहा, बहुत दिनों तक रहा, और वहीं से मैं रिटायर भी हुआ। तो मुझको जगह बड़ी अच्छी लगी। वहाँ हॉस्टल था, छोटे बड़े बच्चे सब वहाँ रहते थे। तो एक दिन मुझको वहाँ के प्रिंसिपल साहब ने बुलाया और उन्होंने कहा कि हॉस्टल की हालत जो है वो बड़ी गंभीर होती जा रही है, तो मैं ये चाहूँगा कि आप इसका चार्ज लीजिए। बड़ा मुश्किल है। हमने कहा सर देखिए, हम तो बहुत फ्री आदमी हैं, अपनी मोटरसाइकिल से चले जाते हैं टहलने, तो 8 बजे 8:30 बजे हम लौट के आते हैं, तो बच्चों को हम कब देखेंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको देखना नहीं। असल बात यह है कि एक दिन जब मैं क्लास ले रहा था, आई वॉज टेकिंग क्लासेस ऑफ क्लास 12, he was peeping through the window, yes. And I was beating a student. He thought that this man is very strict, yes. और इसके बावजूद उन्होंने यह जिम्मेदारी जो है मेरे ऊपर दे दी। मैंने कहा बड़ा मुश्किल है। इसके बाद भी मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। मैंने कहा सर
यू आर माई बॉस, आई हार्टली एक्सेप्ट दिस ऑफर। इसके बाद फिर मैं हॉस्टल का वार्डन भी वहाँ था और इसके बाद लेक्चर तो था ही। फिर हॉस्टल में पहले दिन जब मैं गया तो बच्चों से कहा, देखो भाई बाजार तुम लोग करोगे और तुम लोग बाजार करने 4 आदमी टोली में जाओ और इसके बाद जो है तुम लोगों को 40 रुपये नाश्ते के लिए दिया जाएगा और फिर जब लौट के वहाँ से आओगे तो जो चीज़ें लाओगे उसका वाउचर बना करके मेरे पास सबमिट करना पड़ेगा। लड़कों ने कहा, अब मैंने कहा तुम लोग अपने मन से खाओगे, जो चाहोगे मैं वही तुम लोगों को खिलाऊंगा। बड़े खुश थे सब। हाँ, इसके बाद करीब 22-23 साल क्या और भी 23-24 साल तक मैं वहाँ पर वार्डन रहा। छोटे बच्चे थे, कभी कभी गायब हो जाया करते थे। हाँ, तो उनको मैं खोजता था और नहीं मिलने पर FIR करता था। वो दिन भी मुझको याद है। एक दिन मैं गया, मुझको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करनी थी, तो जब मैं गया यहाँ से तो मेरे एक दोस्त थे, केमिस्ट्री के लेक्चरर थे, तो मैं उनके यहाँ रहा करता था। इसके बाद जो है एक लड़का मुझसे मिलने आया, उसने कहा सर पहचान रहे हैं? मैंने कहा बेटा मुँह तो थोड़ा थोड़ा पहचान में आ रहा है, लेकिन अब तुम भी बड़े हो गए हो, मैं बुढ़ा हो चला हूँ, तो इस तरह से पहचान लेना बड़ा मुश्किल है। उसने कहा सर जी, जब मैं बहुत छोटा था अपनी मम्मी के लिए हॉस्टल में रोता था तो आप अपनी गाड़ी पर मुझको बैठा के ले जाते थे और कहते थे चलो बेटा तुमको मिठाई खिलाना है। मैं उसको ले जाता था, है बड़ा खुश रहता था, मिठाई खिलाता था, फिर वापस लाता था, अपने पास बुलाता था। उनके मन उनका क्या चाहता है मैं जानने की कोशिश करता था। एक बार दो लड़के गांव से आए, उसमें से एक का तो परीक्षा में पास हो गया, हॉस्टल में उसका एडमिशन तय हो गया, लेकिन दूसरा जो था वो रोने लगा। मैंने कहा, अब गार्जियन ने प्रिंसिपल साहब की बड़ी सिफारिश की, उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा, अगर वार्डन साहब कहें तो हो जाएगा। मैंने उसको देखा तो देखने पे ये पता चला कि ये लड़का पढ़ता उड़ता नहीं। इसके बाद उस लड़के से मैंने अलग ले जाके पूछा, उसके सर पे हाथ रखे, बेटा बताओ तुम व्यर्थ तक क्या करते थे? कहा सर ये तार और काट लिया करते थे, उसको ले जाके बेच दिया करते थे। हमने कहा तो ये आदत जो तुम्हारी है तो हम तुमको कैसे हॉस्टल में रखेंगे? उसने पैर छुआ और कहा सर मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अब पढ़ूंगा। मैंने कहा अब तुम पढ़ोगे? उसने कहा हाँ पढ़ूंगा। हमने कहा ठीक है। उसका भी एडमिशन मैंने करवा दिया। इसके बाद जो है एडमिशन होने के बाद वो बच्चा मुझसे कहा कि मैं हिस्ट्री में लेटर पाऊंगा। मैंने कहा देखो मेरे कॉलेज में फिजिक्स में लेटर मिला है, मैथमेटिक्स में लेटर मिला है, लेकिन भाई आज तक कोई जो है वो हिस्ट्री में लेटर नहीं पाया। उन्होंने कहा करके दिखाऊंगा। हमने कहा अच्छा ठीक दिखाओ। फिर इसके बाद उसने पढ़ना शुरू किया और हाई स्कूल में उसको 82% नंबर मिला। मैं तो ताज्जुब में पड़ गया। ये लड़का देखिए कहाँ था, इसको मोड़ के मैं कहाँ लाया और आज ये क्या कर रहा है। उसने कहा सर अब क्या करूं? मैंने कहा आप क्या करोगे? अब तुम इंटरमीडिएट कर लो। इंटरमीडिएट किया, फिर उसका हिस्ट्री आना, फिर मैंने 83% पाया। इसके बाद उसने कहा आप क्या कर रहे हैं? हमने कहा अब तो इंटरमीडिएट कर लिए हो, अब चले जाओ। चले जाने के बाद इसके बाद तुम BA ऑनर्स लेकर के स्कीम कर लो। उसके बाद से उसकी खबर मुझको नहीं। हमारे यहाँ वहाँ बोलपुर में एक प्रिंसिपल साहब थे, उनका एक भाई था, देखता था BSc करने के बाद भी वो एकदम लड़का होता।
तो मैंने एक दिन प्रिंसिपल साहब से कहा, आप तो प्रिंसिपल बने हैं, भाई इधर उधर चल रहा है, उसकी भी कोई खबर लेते हैं आप। सनत कुमार मल्लिक बहुत ही रिस्पेक्टेड आदमी थे, उसी गांव के थे जहां मैं लेक्चरर था। तो उन्होंने कहा, देखिए अगर आप कहीं ले जाकर इसका एडमिशन करवा सकें तो मैं सब कुछ करूंगा इसके लिए। मैंने उसको कुलभास्कर लाया, कुलभास्कर लाने के बाद फिर उसका एडमिशन वहाँ हुआ, बड़े मुश्किल से हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ यह बताने की जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से उसका एडमिशन हुआ। इसके बाद वो लड़का जो है वहीं से बीएससी एजी किया, बीएससी एजी में उसको फर्स्ट क्लास मिला। इसके बाद एमएससी एजी किया, एमएससी एजी में भी उसको फर्स्ट क्लास मिला हॉर्टिकल्चर से। इसके बाद वो लड़का मेरे पास गया और पूछने लगा, सर आप क्या करो? मैंने कहा वैसा करो कि तुम पीएचडी कर लो। उसने पीएचडी किया, बरहमपुर में उसका अपॉइंटमेंट हुआ, मेरे समझ से डिप्टी डायरेक्टर। इसके बाद वो भी रिटायर हो गया है, कभी कभी फोन भी करता है। मेरे बहुत सारे बच्चे मेरे समय के सफल रहे और जहाँ भी वो हैं आज भी वो नाम करते हैं। मुझको रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक फोन करते हैं। मैं भी जाता हूँ जब तो भीड़ लग जाती है उनकी, मेरे पास आते हैं सब। कभी कभी तो मुझको चादर तक दे देते हैं खरीद कर। इतना मानते हैं। आज भी मैं उन बच्चों का क्या कहूँ, उन बच्चों को आज भी मैं उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता। असल मेरे समझ में यह बात आई कि बच्चे नहीं दुष्ट होते, बच्चों को दुष्ट बनाने वाले होते हैं। उनका गांव होता है, उनका परिवेश होता है, उनके स्कूल के टीचर्स भी होते हैं। इसलिए अगर आप उनको कायदे से पढ़ाएंगे, उनकी मन की भावनाएं क्या है उसको आप जानने की कोशिश करेंगे, तो मेरे समझ से कोई भी लड़का होगा आपको भी सम्मान देगा और खुद भी आगे बढ़ेगा, प्रगति के पथ पर वो चलता ही रहेगा। बहुत सारे लड़के मैंने देखा। एक लड़के की बात और बताना चाहता हूँ, बहुत कुछ नहीं कहूँगा। एक लड़का था बनर्जी, तो वो धनबाद से था। उसके पिताजी स्टोर कीपर थे। वो गया एडमिशन के लिए, क्योंकि पढ़ा लिखा कायदे से था नहीं, इसलिए उसका एडमिशन हॉस्टल में नहीं हुआ। उस समय एक एमएलए थे, उनका नाम था राय साहब, क्या नाम था भूल रहा हूँ। उनके यहाँ से एक चिट्ठी लिखवा के लेके चला आया, सात्विक कुमार राय। उनसे एक चिट्ठी लिखवा के चला आया और सात्विक बाबू मेरे यहाँ अक्सर आते थे, बैठते थे, बातचीत होती थी। तो उन्होंने चिट्ठी लिख दिया, तो मैंने प्रिंसिपल साहब को दिखाया। उनका भाई सब कुछ आपके ऊपर है, आप जैसा करें वैसा होगा। मैंने कहा ठीक है, इस लड़के का एडमिशन कर ही लीजिए। हो गया उसका हॉस्टल में एडमिशन। लेकिन उसका काम क्या था, रात को जब सब बच्चे पढ़ते थे तो वो सोता था, तो जब मैं उसके पास जाता था तो कहता था पेट में दर्द है, सर में दर्द है, आप पढ़ने के लिए कैसे कह रहे हैं? हमने कहा बड़ा मुश्किल। उसके गार्जियन को मैं बुलवाया, मैंने कहा इसको टेस्ट आप क्यों नहीं करवा देते, इसका कभी पेट गड़बड़ है तो कभी सर का। तो उन्होंने हमको बताया सर उसका कोई भी अंग जो है वो गड़बड़ नहीं है, वो एक नंबर का बदमाश। हमने कहा अच्छा। और मान लीजिए 7 नंबर रूम में लाइट नहीं जल रही है तो 10 लड़कों को पीछे पीछे करके सामने खुद होकर के लेके चला जाया करता था। मैंने कहा ये तो नेतागिरी कर रहा है। प्रवीर बाबू मेरे यहाँ वो इंग्लिश लेक्चरर थे। मैंने उनसे कहा प्रवीर ये तो नेता है और स्कूल माने हॉस्टल की पढ़ाई भी चौपट कर देगा। तो प्रवीर कहा आया, मैंने कहा बस इसको मार देना ही जो है जरूरी है।
एक दिन ऐसे ही आया, 10 लड़के उसके पीछे पीछे। मैंने कहा कि संतोष बनर्जी तुम लोग सारी बातें मुझसे कहता है, तो क्यों तुम लोग इसके पीछे पीछे आगे भगो यहाँ से। लड़के तो सब भाग गए, क्योंकि मैं स्ट्रिक्ट भी था, नरम भी था। जैसी आवाज बच्चे देखते थे वैसा ही करते, सब बच्चे भाग गए। हमने कहा आओ संतोष। इसके बाद ले गया अंदर, बड़ा लंबा था, ताकत भी थी, और इसके बाद बेत उठाया, मैंने उसको मारना शुरू किया। अच्छा, तो बच्चे को? हाँ, मारना शुरू किया। कम से कम 10 बेत जब मारा तो वो मेरा पैर पकड़ लिया। सर आज से आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा। हमने कहा ठीक करोगे? कहा हाँ सर करूँगा। इसके बाद वो उस समय इंटरमीडिएट में, जबकि बहुत 3rd क्लास का स्टूडेंट था, ही गॉट 58% मार्क्स। 58% उस समय का एक सम्मानीय नंबर था। इसके बाद जो है आया, फिर उसने कहा अब क्या करूं? मैंने कहा अकाउंटेंसी से या किसी उससे ऑनर्स लेकर के तुम बीकॉम कर लो। इसके बाद उसने बीकॉम किया। फिर मेरे पास आया, सर अब क्या करूं? मैंने कहा तुम नौकरी नहीं कर पाओगे, या तो किसी बॉस को मारोगे थप्पड़, या तो खुद थप्पड़ खाओगे और निकाल दिए जाओगे, तो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है तुम लॉ कर लो। इसके बाद उसने लॉ किया। लॉ करने के बाद 7-8 वर्ष उससे मेरा कोई भी संपर्क नहीं रहा। इसके बाद मैंने देखा एक रजिस्टर्ड लेटर आया है, बहुत बड़ा है। उसने मतलब मैंने पॉकेट में रखा, और इसके बाद खोला तो जो उसका टैग था, संतोष बनर्जी BA LLB धनबाद कोर्ट। मैंने अच्छा पढ़ना शुरू किया। सर प्रणाम राम सब जो कुछ किया। उसके बाद उसने लिखा था आज जो कुछ भी हूँ आपकी वजह से हूँ, नहीं तो मैं शायद कुछ न बन पाता। धनबाद कोर्ट में मेरी रोलिंग प्रैक्टिस है। मैंने शादी भी कर लिया है, एक बहुत छोटा सा बच्चा भी है। दया करके आप एक बार आइए, बच्चे को और बहू को आशीर्वाद दे दीजिए। मैंने कहा मुझको तो बेटा छुट्टी मिलती नहीं, और छुट्टी मिलती भी है तो मैं घर जाता हूँ, क्योंकि घर पर भी अकेले हूँ, मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। इसके बाद चला आया। इसके बाद वो गया और अपनी गाड़ी से मुझको लिवा के आया। एक शनिवार के दिन मैं वहाँ था, देखा उसका घर हो, उसका छोटा सा बच्चा बड़ा सुंदर, उसको मैंने आशीर्वाद दिया। फिर उसने उसको वहाँ पहुँचा दिया, जबकि धनबाद और बीरभूम की दूरी कम नहीं। तो बहुत सारे लड़कों को मैंने, जो लोग समझते थे कि ये लड़का बेकार हो जाएगा, वैसे बहुत सारे लड़कों को मैंने तैयार किया और बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पर उनको। कायम नाम का एक लड़का था, कायम बहुत गरीब था। उसके फादर जो थे वो टीचर थे। प्रवीण बाबू उसको बहुत मानते थे, मैं भी बहुत मानता था। BSc करने के, इंटरमीडिएट करने के बाद उसने अप्लाई किया MBBS के लिए, नहीं हो पाया। दूसरी बार फिर अप्लाई किया, नहीं हो पाया। तीसरी बार मैंने कहा देखो BSc ऑनर्स का भी रिजल्ट निकलेगा तुम्हारा, अब ये भी निकल जाएगा। और इसके बाद MBBS में उसका एडमिशन हो गया उस साल। फिर उसने MD किया, आजकल वो आई स्पेशलिस्ट है। हम लोग हाँ सर, थोड़ा सा सर और जानना चाहेंगे आपसे कि आपको पढ़ाई के दौरान या फिर प्रोफेशन के दौरान सबसे ज़्यादा जो है प्रेरित किसने किया, प्रभावित किसने किया कि हमको भी ऐसा करना चाहिए? असल में प्रभावित हम अपने पिताजी से हुए। अच्छा। हमारे प्रेरणा सोर्स जो थे वो हमारे पिताजी थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे आदमी थे और उनकी हर कोशिश थी कि हम किसी तरह से पढ़ लें। उनकी हर कोशिश थी, तो सारी प्रेरणाएं मुझको उनसे मिली। मुझको वो दुकान पर ले जाते थे, अच्छे से अच्छा कपड़ा खरीद देते थे, अच्छे से अच्छा जूता खरीद देते थे,
और यह कहते थे बेटा पढ़ करके कुछ बनना है। तो बहुत कुछ तो नहीं बन पाया, लेकिन जो बन पाया वो उनका आशीर्वाद रहा। और उसके बाद सर, जैसा कि आपने मार्केटिंग इंस्पेक्टर की जॉब जो है छोड़ करके जॉब को, और फिर आपने ये सफ़र शुरू किया कि अब मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करूँगा। तो आप एज ए लेक्चरर जो है पोस्ट भी हो गए वेस्ट बंगाल में। आपने वहाँ लगभग रिटायरमेंट तक आपने वहाँ शिक्षा का देने का काम किया बच्चों को, और वहाँ आप अध्यापनरत रहे। उसके बाद फिर रिटायर होने के बाद आप यहाँ आते हैं। तो सर, हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि ये जो परिस्थितियां हैं, जैसे उस समय तो बहुत कम संसाधन थे, और आज के हिसाब से देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है और तमाम प्रकार के साधन हैं जो बहुत सुलभ है, लेकिन उस समय नहीं हुआ करती थी। तो आप इन सब चीज़ों को न होने की बावजूद भी आप इतना अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, आप जैसा मैंने आपको सुना है, और इतना अच्छा आपकी फ्लुएंसी है, इतनी अच्छी। तो इन सब चीज़ों के अभाव में भी आपने इतना बेस्ट कैसे किया? असल में उस समय न इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, न इस तरह की और कोई चीज़ थी। उस समय हम लोग लालटेन का सहारा था। लालटेन से खाट पर बैठकर, चेयर टेबल भी अवेलेबल बहुत कम घरों में थी। तो हम लोग उसी लालटेन के सहारे कम से कम 10 बजे तक पढ़ते थे, और नहीं पढ़ते थे तो ये डर लगती थी कि पिताजी कहीं देख न रहे हों। और तबीयत भी लग जाती थी पढ़ने में, तो वही 10 बजे तक हम लोग पढ़ते थे। फिर सुबह उठ जाते थे 4 बजे, 4 बजे से 6 बजे, साढ़े 6 बजे तक, 7 बजे तक फिर पढ़ते थे। इसके बाद नहाना, खाना, स्कूल जाना, पैदल स्कूल जाना, जो हम आपको बता चुके हैं। तो इन परिस्थितियों में हम लोग, गांव में पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे। कोई पत्र जब आता था तो उसको भी पढ़ाने के लिए लोग चले आते थे। मुकदमे की कोई डिग्री वगैरह होती थी तो उस समय तो सब इंग्लिश में लिखा जाता था। हम लोग तब उस स्टेज में नहीं थे कि उतना इंग्लिश बता पाए, तो कहते थे भैया और किसी के पास चले जाओ। तो हम ये आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि JPR क्लासेस बाग बहार के लिए जो है आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, कि क्या करें वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में सफल हों, चाहे वो कुछ हुए, जो करना चाहते हैं उसे किस प्रकार से करें ताकि वो जल्द से जल्द सफल हों, और जो उनका पर्सनल टारगेट है जो उन्होंने फिक्स किया है उस मुकाम को हासिल करें। पहली बात तो ये है, जो भी छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाया भी जाए, साथ साथ वो खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं तो उनको खिलाया जाए। तो फिजिकली एंड मेंटली दोनों साइड से हमको उनको कुछ देना है। खेल में भी वो अच्छे रहें, पढ़ने में भी वो अच्छे रहें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो गार्जियंस और टीचर्स दोनों पर निर्भर है। घर आता बच्चा, उसके आप डायरी देखिए, उसके जो होमवर्क दिए गए हैं, अब तो काफ़ी लोग शिक्षित हैं घर में, तो उसकी डायरी देखिए। डायरी देखने के बाद क्या क्या होमवर्क है उसको आप कराइए। अगर वो थोड़ा खेलना चाहता है होमवर्क करने के बाद तो उसमें आप रोड़ा मत बनिए, थोड़ा उसको खेलने भी दीजिए। तो ये सब सारी चीज़ें धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसकी तरफ आपको नज़र रखनी है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कब घर वापस आता है, कितनी देर पढ़ता है, कब सोता है। ये सब चीज़ें जो हैं टीचर्स जो हैं वो 6 घंटे नज़र रखेंगे, लेकिन गार्जियंस जो हैं उनको ये सब चीज़ें उनको देखना चाहिए। बच्चा अगर समय से नहीं आता घर, इसका मतलब वो कहीं और नहीं देख होता। बच्चा अगर समय से नहीं सोता, इसका मतलब उसके दिमाग में कुछ उलझन है। तो इन सब चीज़ों को देखना जरूरी है। गांव का समाज, गांव के बच्चे आजकल कुछ मेरे समझ से गार्जियंस जो है ख्याल नहीं करते।
तो गांव के बच्चे जो है वो मेरे समझ से बहुत इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पीसीएस भी निकाल रहे हैं, आईएएस भी निकाल रहे हैं। तो उनमें से रेयर बच्चे जो हैं, तो अगर पहले से ही परिश्रम किया जाए, ईंट उनकी नींव उनकी अगर कायदे से दी जाए, और नींव देने से ही सिर्फ नहीं होगा, पेड़ आपने लगा दिया, उसकी कटाई छटाई, उसको ठीक करना, उसको जानवरों से बचाना, माने दुष्टों से बचाना, दुष्टों के संपर्क में न आने पाओ। तो इस तरह से अगर आप उस बच्चे को संभालते हैं, इस नज़र से अगर आप प्यार भी करिए उससे, उसको क्या ज़रूरत है, वो क्या खाना चाहता है, ये सब सारी चीज़ें जो है गार्जियन को देखनी चाहिए। और इस नज़र से अगर देखा जाए तो बच्चे मेरे समझ से काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपने कीमती समय में से इतना कीमती समय हम लोगों को दिया, हमारे दर्शकों को दिया, JPR क्लासेस को दिया। और हम इसी बात के साथ अपनी इस इंटरव्यू को समाप्त करना चाहेंगे। और हम फिर से जो है सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने इतना समय दिया। और आप सब बने रहे हमारे साथ, और हम जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप देखते रहें JPR क्लासेस बाग बहार। तब तक के लिए नमस्कार।